हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 22 जून 2021 और आज जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में वैक्सीन पासपोर्ट को जारी करने की घोषणा की है जापान ने। अब जानते हैं इस पासपोर्ट के अंदर किस तरह से ये काम करने वाला है। दोस्तों, याद रखना है कि जापान ने घोषणा की है वैक्सीन पासपोर्ट को जारी करने के लिए। और वैक्सीन पासपोर्ट का क्या मतलब रहेगा? तो ये एक तरह से टीकाकरण जो जिन लोगों को लग चुका होगा उनके लिए एक तरह के सर्टिफिकेट का काम करेगा, जो कि विदेशों में एंट्री के लिए यूज़ में आएगा। साथ में दोस्तों, इसका एक और फैक्ट याद रखना है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है ये डिजिटल नहीं होगा, ये एक तरह से पेपर के फॉर्म में होने वाला है। तो ये फैक्ट याद रखना है। साथ में दोस्तों, एक कारण और बताया जा रहा है कि जो जापान में भी हाल ही में जुलाई में टोक्यो ओलंपिक है, उसके लिए भी इसका मुख्य कारण बताया है कि वैक्सीन पासपोर्ट को ये जारी करने जा रहे हैं। अब जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। सबसे पहले, जापान जिसको एक निप्पन अन्य नाम है दोस्तों, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और वर्तमान में अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये योशिहितो सुगा जी बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो शिंजो आबे का स्थान लिया है योशिहितो सुगा ने। और इम्पोर्टेंट शिंजो आबे क्यों है? क्योंकि जो 2021 का हाल ही में दोस्तों पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो किनको मिला है? शिंजो आबे मिला है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। साथ में संसद याद रखना है, डाइट यहाँ की संसद है जापान की। इसके अलावा दोस्तों, विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर पासपोर्ट पूछा जाए किस देश का है तो ये जापान का है। और इसको हैनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर जापान का पासपोर्ट आया था। साथ में दोस्तों, फुगाकू याद रखना है। फुगाकू क्या है? तो जापान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। जापान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। अगर मैप में लोकेशन देखें जापान की तो दोस्तों, जापान आप यहाँ से पिंक कलर का यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूरा जापान है। और इसकी जो सीमा लगती है वो किससे? यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया, लेकिन ये पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। इस तरह से याद रखना। और इसकी कैपिटल अगर देखें तो क्या है? तो कैपिटल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है टोक्यो, जो कि इसकी कैपिटल है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है? तो हाल ही में मिला है सुमित्रा मित्रा को। कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 का अवार्ड इनको मिल चुका है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि ये हैं भारतीय मूल की, और अवार्ड का नाम क्या है? तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड है और इनको मिला है सुमित्रा मित्रा को। साथ में दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में इन्होंने अभी क्या किया है, इसके लिए इनको मिला है? तो दांतों को मजबूत करने के लिए इन्होंने नैनो तकनीक या नैनो टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ किया है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर दोस्तों दांतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो ये इनेमल होता है, जो कि दांतों के ऊपर ही जो एक परत पाई जाती है, तो वो जो होता है उसे ही इनेमल कहा जाता है, जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ पर नोटिस किए हैं यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड अभी हाल ही में मिला था CNR राव को, और इसे ही ऊर्जा के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो एनी अवार्ड याद रखना है, CNN राव। साथ में अभी हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, और ये मिला था रजनीकांत को, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में दोस्तों, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है कृति करंत को, और विटली अवार्ड मिला है नुकलू फॉर्म को, जो कि कहाँ के? नागालैंड के हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ये फैक्ट भी मैंने यहाँ पे नोट कर दिए थे, ताकि इनकी रिवीजन होती रहे साथ में। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर कोरिया के प्रमुख शासक कौन है? प्रमुख या फिर शासक कौन है? तो अभी वर्तमान में किम जोंग उन है। अब ये चर्चा में क्यों आए हैं, या इस टाइप से क्वेश्चन अभी हाल ही में क्यों आए हैं? तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को आपने अभी देखा, तो ये आए हैं अभी वर्तमान में चर्चा में आने का कारण है कि तानाशाह ने अभी क्या कहा है, वहाँ पे घोषणा की है, मतलब
ऐलान दिया है एक तरह से कि उत्तर कोरिया में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जो क्या हुआ है, चाइना से सटा हुआ दोस्तों ये देश है उत्तर कोरिया, और कोविड-19 के चलते यहाँ की सील को बॉर्डर कर दिया था, जिससे चाइना से यहाँ पर सामान या फिर कोई सी वस्तु आ नहीं पाई थी, और इस कारण से यहाँ पर खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी। और हुआ क्या है, तो अभी यहाँ पर अभी वर्तमान में दोस्तों मुश्किल मार्च शुरू करने, मुश्किल नाम है मार्च का, एक तरह का मार्च निकाला जाएगा यहाँ पर, मुश्किल मार्च। अभी हुआ क्या था, तो मुश्किल मार्च दोस्तों 1990 की बात है, जब उत्तर कोरिया में एक बार अकाल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, और उस दौरान क्या हुआ था, वहाँ पर मुश्किल मार्च निकाला गया था उस समस्या से निपटने के लिए, और अब फिर से वहीं पे क्या हुआ है, मुश्किल मार्च को शुरू किया गया है इस तरह से खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए। तो इस तरह से उत्तर कोरिया की पूरी जानकारी आपको याद रखनी है। अगर वर्तमान में पूछ ले राजधानी क्या है वहाँ पे, तो प्योंगयांग है, और शासक या फिर वहाँ के जो तानाशाह है वो कौन है, किम जोंग उन है वहाँ के, याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बताया था कि जो सील, ये बॉर्डर है कोविड-19 के चलते यहाँ पर सील कर दी थी, जो कि चाइना से लगा हुआ है, रेड कलर से देख पा रहे होंगे, नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है साउथ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो लाइन है वो 38 समांतर रेखाएं दोनों को अलग करती है, ये भी आपको याद रखना है, इस तरह से याद रखना है। और यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, ये है प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की अगर पूछे तो ये है सियोल। तो ये दोनों ही आपको इस तरह से याद रखनी है। अगर पूछ ले दोस्तों अगर कि जो प्रधानमंत्री कहाँ के या फिर राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के कौन है, तो ये है मून जे इन, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं, तो दोस्तों फिर से आए हैं नरेंद्र मोदी जी, टॉप पर रहे हैं कौन सी, ग्लोबल लीडर्स रैंकिंग के अंदर। तो अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये रैंकिंग किसने जारी की है, तो अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल लीडर्स रैंकिंग, जिसमें मोदी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ में दोस्तों इसका कारण पूछा गया था, तो किस कारण से इनको पहला स्थान दिया था, तो इन्होंने बताया रैंकिंग जारी करने के लिए कि जो 7 जून को मोदी ने क्या किया था, देश के नाम एक संबोधन दिया था, और संबोधन में 2 प्रमुख बातें थी जिसके कारण ये इतने चर्चा में आए। एक क्या बोला था कि जो 18 से अधिक उम्र के हैं उन सभी को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, और साथ में ही प्रधानमंत्री ने एक और योजना की घोषणा की थी कि जो अन्य योजना है उसको दिवाली या नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह से और चर्चा में आए थे, 2 प्रमुख मुद्दे और रहे थे जिस कारण से इनको ग्लोबल लीडर्स रैंकिंग में टॉप स्थान दिया गया है। तो पूरे फैक्ट याद रखना है। साथ में दोस्तों इसके पहले एक रिपोर्ट और जारी की थी कि विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता कौन थे, तो ये मोदी जी ही थे। लेकिन इनकी जो रैंकिंग इस बार जो लोकप्रियता है 20% की इसमें कमी आई थी, उसके बाद भी ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता रहे थे। अगर लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की 50 महानतम नेताओं में शीर्ष कौन है, तो इसमें जेसिका अर्डन, जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। तो इस तरह से ये पूरे फैक्ट थे, आपको याद रखने थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 जून 2021 को आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में भारत 43वें स्थान पर रहा है इस इंडेक्स के अंदर। अब जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों क्या याद रखना है, आईएमडी द्वारा जारी की गई है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, और इसमें भारत कौन से 43वें स्थान पर रहा है। अगर इसमें पूछें कि सबसे टॉप पर कौन रहा है, तो स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। इस तरह से ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंडेक्स अभी हाल ही में चर्चा में आ रहे हैं, तो इनकी बार बार रिवीजन करेंगे ताकि ये चीज़ें हमको याद रह सके। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, इसमें भारत 140 पर रहा, हंगर इंडेक्स में 94 पर रहा, और हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर मानव विकास सूचकांक में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 131वें स्थान पर है भारत, और प्रेस फ्रीडम में है 143वें स्थान पर। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट किए थे, ये भी आपको याद रखने हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 जून 2021 को भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का पहला संयुक्त युद्धाभ्यास इन EU NAVFOR, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन
EU-NAVFOR कहाँ शुरू किया गया, तो ये शुरू किया है अदन की खाड़ी में। अब इसको जानते हैं सबसे पहले कि ये किस टाइप से काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों याद क्या रखना है कि अदन की खाड़ी है दोस्तों, मैप के अंदर भी देखेंगे अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास, दोस्तों याद रखना है कि ये पहला संयुक्त अभ्यास है और नाम क्या है, इन EU-NAVFOR शुरू किया गया। अब इसका मतलब क्या है EU का, तो सबसे पहले इन यानी दोस्तों इंडिया हो गया और EU से हो गया यूरोप यूनियन और ये N है वैसे हो गया नेवी एक्सरसाइज। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज है जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा की जा रही है और इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से INS त्रिकंड ने भाग लिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो समुद्र में शांति और सुरक्षा के लिए इसको किया जा रहा है। अब दोस्तों अदन की खाड़ी की बात आई है, तो अदन की खाड़ी देख लेते हैं मैप के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आप दक्षिण अफ्रीका वाला ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है दक्षिण अफ्रीका और ये ऊपर यहाँ पर एशिया देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे सोमालिया, दोस्तों सोमालिया से सटा हुआ है, यहाँ पर है ये अदन की खाड़ी। और यहाँ पे क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सोमालिया है यहीं पर थोड़ी जो समुद्री घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है, समुद्र में आतंकवादी हलचल सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, सोमालिया से लगा हुआ है गल्फ़ ऑफ अदान यानी कि अदान की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। इस तरह से पूरी याद रखना है, इधर ये रेड सी है याद रखना है और इधर है अरब सागर। तो पूरी चीज़ें हैं जो कि आपको इस तरह से याद रखनी है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इनको भी एक बार से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें बनी रहें। तो सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों, वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच में किया जाता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। और मित्र शक्ति होती है भारत और श्रीलंका के बीच। और मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों याद रखना है, ये 4 देश एक क्वेड देश कहलाते हैं, इनके बीच होता है मालाबार युद्ध अभ्यास। कौन कौन है इसमें, तो USA है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। चारों देशों के बीच मालाबार तट अभ्यास किया जाता है। दोस्तों डस्ट लेक होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बाद। इसके अलावा एक्स डेजर्ट नाइट 21 इंडिया और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये हुआ है जबलपुर के अंदर झंडा सत्याग्रह आयोजन या फिर समारोह का आयोजन। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों कि जबलपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो हुआ क्या था 1923 में दोस्तों, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय झंडे को फहराने के लिए, उसकी शक्ति को दिखाने के लिए इसको शुरू किया गया था। और इसी की याद में दोस्तों याद क्या रखना है कि 18 जून को ही झंडा दिवस मनाया जाता है। और इस बार के इस समारोह के अगर मुख्य अतिथि की बात की जाए तो जो जबलपुर में आयोजित हुआ है, तो प्रहलाद सिंह इसके मुख्य अतिथि रहे। और प्रहलाद सिंह वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी है। अब भोपाल की बात आई है दोस्तों, भोपाल से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, पहले तो राजधानी भोपाल है, CM है वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और याद रखना है जबलपुर दोस्तों, क्योंकि जबलपुर की ये घटना है, तो जबलपुर में है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट पूछता है किस नदी के किनारे, तो वो है नर्मदा नदी के किनारे। इस तरह से पूरे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये है खजुराहो का मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, छतरपुर के अंदर। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है 1986 के अंदर, इसलिए यूनेस्को के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। साथ में अगर पूछ ले दोस्तों, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था चंपारण बिहार के अंदर। और कब हुआ था, 1917 में, क्योंकि दोस्तों 1915 में तो वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने आम चुनाव 2019 का एटलस जारी किया है, तो दोस्तों ये संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जारी किया है एटलस को। दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको जानना है, जैसे कि चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 का एटलस तो जारी किया है और इसमें क्या दिया है इस एटलस के अंदर, तो 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुए उनके बारे में बताया है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे दोस्तों, जो पॉइंट है, सबसे पहले क्या याद रखना है कि 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन बनी थी, महिला सांसद। तो चंद्राणी मुर्मू थी जो कि 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद थी। और इनकी सीट थी क्योंझर, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर। अगर पूछ ले साथ में दोस्तों, 17वीं लोकसभा चुनाव में एक सीट ऐसी थी जहां पर कि चुनाव रद्द हो गए थे, तो
तो वो सीट थी वेल्लोर सीट, और कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। साथ में अगर वर्तमान में 17वीं लोकसभा के स्पीकर पूछे जाए तो ओम बिरला इसके स्पीकर हैं। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग चर्चा में आया है, बार बार आ रहा है, इसके बारे में थोड़े से अच्छे से डिस्कस करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग, संविधान के दोस्तों आर्टिकल 15 में इसका उल्लेख है, और आर्टिकल 300 सॉरी दोस्तों संविधान के आर्टिकल 324 और भाग 15 में इसका उल्लेख है। स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और यही कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछे कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, क्योंकि इसमें क्या होता था, पहले केवल एक ही सदस्य होता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह याद रखना है, एक सदस्य होते थे। जो कौन बने थे पहले, सुकुमार सेन। लेकिन क्या हुआ, 1993 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के कारण इसमें 3 सदस्य कर दिए गए। मतलब पहले एक थे, उसके बाद कितने, 3 सदस्य हो गए। अब इसमें 3 सदस्य वर्तमान में कौन है, तो एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस तरह से कुल कितने होते हैं, 3 सदस्य इसमें होते हैं। अगर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये भी हाल ही में बने थे सुशील चंद्रा, जो कि कौन से 24वें नंबर के होते हैं। और अगर पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले इसमें से हो जाए। साथ में अन्य चुनाव आयुक्त तो अभी हाल ही में नियुक्त किए थे, 2 कौन है, तो एक अनूप चंद्र पांडे की अभी नियुक्ति हुई थी, और एक है राजीव कुमार, तो दोनों हैं अन्य चुनाव आयुक्त। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि रमा देवी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली देश की एकमात्र महिला है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी रमा देवी। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की है। तो कनाडा के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में महमूद जलाल को बनाने की घोषणा की है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद क्या रखना है कि भारतीय मूल के हैं महमूद जलाल, और न्यायाधीश बनाया गया है कनाडा के अंदर। कनाडा उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश इनको बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये पूरी चीज़ें याद रखनी है। अब कनाडा की अगर बात आई दोस्तों, सबसे पहले याद रखना है कि कनाडा दुनिया का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश है, और अगर भारत में पूछा जाए तो कौन सा है, गुजरात है। साथ में दोस्तों राजधानी है ओटावा, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, याद रखना है। इसके अलावा कनाडा दोस्तों अर्ध संघात्मक व्यवस्था, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट किया है कि जो भारत ने कनाडा से अर्ध संघात्मक व्यवस्था को लिया है संविधान के अंदर। साथ में अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी, तो ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो विनिपेग कनाडा के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि अथावास्का जो झील है वो कनाडा के अंदर यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और एक इम्पोर्टेंट है कि 49वीं अक्षांशीय रेखा है। दोस्तों मैप में देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है कनाडा और एक यूएसए। तो यहाँ से जो 49वीं समांतर रेखा जाती है वो कहलाती है, इन दोनों देशों को अलग करती है 49वीं समांतर रेखा। तो कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली है। इस तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।